गुड इवनिंग दोस्तों, प्रगति क्लासेस के यूट्यूब सेशन के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर वनडे एग्जाम में या आप देखें टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो भी टेट से संबंधित या किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो हम उनमें से कुछ अनुच्छेदों को लेकर के आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का प्रकरण होगा या चर्चा का बिंदु आज का रहेगा शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। यह हम लोग का टॉपिक होगा दोस्तों, और इसमें हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 21 से या 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों, हर बार अभी पिछले साल जो पेट का आयोजन हुआ था, उसमें पूछा गया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था। इससे जितने शब्द लिखे जाते हैं दोस्त, उतने तरह के क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द पर एक क्वेश्चन बनता है। सीधे पहले आप जाने कि 86वां संविधान संशोधन 2002 है क्या। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था और एक अनुच्छेद 51 को का फर्स्ट जोड़ा गया। अब ये दोनों हैं क्या, इस पर हम लोग चर्चा करें तो दोस्त आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए, इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। अनिवार्य शिक्षा कोष्टक में लिख लेंगे, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अब देखिए, चर्चा का विषय यह है, अभी इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 21 को और 51 को का फर्स्ट जोड़ा गया। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 पर। पहला प्रश्न यहां यह उठता है कि इस संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, यह अनुच्छेद 21 की बात आई कहां से। तो याद रखेंगे, इससे पहले एक अनुच्छेद था, हम लोग इसे अभी कुछ देर के लिए साइलेंट कर देते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखें कि 21 क्या है। तो इससे एक संबंधित अनुच्छेद है जिसको हम लोग 45 के नाम से जानते थे। इस अनुच्छेद में प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा, यानी सबको साक्षर कर लिया जाएगा। 45 क्या कह रहा है, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, यानी 26 जनवरी 1950 से यानी 1960 तक सभी
बच्चों को साक्षर कर लिया जाएगा। अब इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसे पूरा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा। किंतु यह कंडीशन, इस संविधान संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी कि दोस्तों देखिए 50 में लागू हुआ और 1960 में यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण इसे 10 वर्ष फिर बढ़ाया गया, फिर 70 आया, फिर 10 वर्ष बढ़ाया गया, 80 आया, 10 वर्ष बढ़ाया गया, 90 और 10 वर्ष के बाद फिर पुनः 2000 आ गया। और गवर्नमेंट देखी कि यह तो देखा जाए तो कभी जीवन में पूरा ही नहीं किया जा सकता, तो इसको बढ़ाने की बजाय इस पर विचार विमर्श किया गया, आखिर इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रावधान सोचा, कमेटी ने सुझाव प्रस्तुत किया और इसके को पुनः बढ़ाया नहीं गया और पुनः 2 साल बाद इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधित करके अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया दोस्त। लेकिन अब देखिए अभी समस्या उसी तरह बनी है, क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तो आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकार देखे दोस्त, मौलिक अधिकार, तब मौलिक अधिकार का उल्लेख देखेंगे तब 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें 12 से लेकर के 13 तक मौलिक अधिकार की प्रकृति का वर्णन है, 14 से लेकर के 32 तक मौलिक अधिकार दिया गया, और यहां पर 33 से लेकर के 35 तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध से तात्पर्य है कि जैसे सबको धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, तो सपोज दैट पुलिस वाले धर्म की स्वतंत्रता है, बॉर्डर पर युद्ध लग गया और वो छुट्टी लेकर के कहें बोलेंगे कि हम होली मनाने जाएंगे, ईद बकरीद मनाने जाएंगे, तो क्या उन्हें छुट्टी मिलेगी? नहीं। तो इन विषय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 33 और 34 में आपके मौलिक अधिकार को कुछ हद तक कम करने या प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौलिक अधिकार का वर्णन 14 से लेकर के 32 में है दोस्त, तो 21 में ही क्यों रखा गया? तो 21 में भी रखने का रीजन है, याद रखिएगा कि 21 में क्यों रखा गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि संविधान में 2 शब्द आते हैं। 2 शब्दों में एक शब्द आता है निलंबन, और एक शब्द आता है स्थगन दोस्त। यह हर एग्जाम के लिए दोस्त एक एक शब्द आपके लिए एक एक प्रश्न बनेंगे। स्थगन और निलंबन खूब ज्यादा क्वेश्चन, खूब पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि संविधान में निलंबन का अधिकार किसको है और स्थगन का अधिकार किसको है। तो निलंबन जब भी पूछेगा तो निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। और स्थगन का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद के 3 अंग होते हैं। अब देखिए निलंबन से तात्पर्य यह है कि आप सुने होंगे कि अमुक व्यक्ति को निलंबित कर दिया। निलंबित करने का तात्पर्य होता है कुछ देर के लिए उसे पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और उस पर पुनः विचार विमर्श किया जाएगा। इसे उन्हें पुनः लाने की आवश्यकता हुई तो फिर ला दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए हटाने की प्रक्रिया को निलंबन कहते हैं, और इसे पूरा राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह किसी अनुच्छेद को, मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से हटाना हो। अब देखिए जैसे निलंबन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय हम लोग सभा कर नहीं सकते हैं।
अभिव्यक्ति की सार्वजनिक मंच पर चढ़ करके भाषण नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि जब धारा 144 लागू होती है या कर्फ्यू लागू होगा तो उस समय आपके मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। आप पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर सकते हैं। और स्थगन से तात्पर्य होता है किसी मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। जैसे इसका उदाहरण आप लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार दोस्त मौलिक अधिकार था, किंतु इसे 44वां संविधान संशोधन, आपको याद होना चाहिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और कानूनी अधिकार बना करके 300A में रख दिया गया। अब देखिए स्थगन का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। तो जब मूल संविधान लागू हुआ 1950 तो उसमें आपके लिए फंडामेंटल राइट की व्यवस्था 7 की गई थी, किंतु जो 6वां फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार था। लेकिन यह देखा गया कि जैसे आज हम लोग टैक्स पेयर जो लोग भी हैं टैक्स दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की हमारे संपत्ति पर अधिकार है, जब चाहे वो भले हमारे संपत्ति का मुआवजा दे लेकिन गवर्नमेंट ले लेती है। किंतु यदि यह अनुच्छेद होता सोचे तो जब हम चाहते तभी गवर्नमेंट हमारी संपत्ति को अर्जित कर पाती, अन्यथा नहीं कर पाती, जिसके कारण 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाकर 300A में रख दिया गया था। तो अब इतनी बातों को दिमाग में रखेंगे दोस्त कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में। इसके तहत क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क का फर्स्ट। अनुच्छेद 21 क क्या है? तो अभी कई बार पेट में, टेट में, सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? तो वह कब घोषित किया गया? तो 2002 में या 86वां संविधान संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो आप बताएंगे 21 क में। अब देखिए दोस्त, यह कहां से आया? तो दिमाग में रखेंगे कि यह 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यह घोषणा की गई कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए 10 वर्ष समय रखा गया, लेकिन यह लक्ष्य प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण 86वें संविधान की क्या हुई? जरूरत हुई। यदि कोई पूछे कि 21 में ही क्यों रखा गया, तो इसका रीजन यह है कि इन अनुच्छेद को, यानी 2 अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है इनको किसी भी स्थिति में न स्थगित किया जा सकता है न इनका निलंबन हो सकता है। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 का किसी भी स्थिति में स्थगन और निलंबन नहीं होता है। यह नोट में रखेंगे कि 21 में ही क्यों रखा गया। सपोज डेट की 21 अनुच्छेद 31 जब समाप्त किया गया तो यहां पर तो कुछ नहीं था, यहां भी रखा जा सकता था, लेकिन 21 में ही रखने का यही रीजन था कि अनुच्छेद 20 और 21 कुछ भी हो जाए तो इनको न राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं न सांसद स्थगित कर सकते हैं। अब क्यों? जैसे अभी जीता जागता तत्कालीन उदाहरण है कोरोना काल की ले ले दोस्त। कोरोना काल में सभी कर्मचारियों का पेमेंट काट दिया गया, सभी कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया, सभी लोग अंशदान दिए,
कि देश की जो भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है उसमें सुधार किया जा सके। किंतु याद रखिएगा कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे तो न उनकी शिक्षा विद्यालय से प्रभावित हुई, किंतु अध्यापकों को यह निर्देश दिया गया कि उनके घर जाकर के पढ़ाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रभावित नहीं होना चाहिए। और उनको जो भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन मिलता है, उनको फल दूध सब्जी जो कुछ भी दिया जाता है तो उनका पैसा दिया गया और वह पैसा उनके खाते में जमा किया गया, उनके परिवार को मुहैया कराया गया। यानी कि यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 21 कभी भी न स्थगित होगा न निलंबित होगा। तो 21 क है। अब इसमें याद रखेंगे कि यदि कोई पूछ दे कि 21 क्या है तो 21 क्या है दोस्त, तो दिमाग में रखेंगे यह कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तब प्राण का मतलब होता है किसी को जान देने से, यानी कि आत्महत्या के लिए आप विवश नहीं कर सकते। और दैहिक का मतलब होता है, अब दैहिक का मतलब यह नहीं कि आपकी शरीर है तो उसको काट पीट देंगे, ऐसा नहीं है। दैहिक से तात्पर्य है कि आप जैसे चाहे अपने आप को रख सकते हैं, जैसे चाहे कपड़ा पहन सकते हैं, जैसे एकांतवास, आत्महत्या, पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है, विदेश यात्रा इसी के अंतर्गत आता है। एक वो अभी लंबा टॉपिक हो जाएगा, मेनका गांधी बनाम मद्रास कोर्ट एक फैसला आया था जिसमें विदेश भ्रमण को भी अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया गया था, तो वह बाद में बताएंगे हम। लेकिन दिमाग में फिलहाल इतना रखें कि 21 क्या है, तब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी किसी भी व्यक्ति को प्राण देने से के लिए आप विवश नहीं कर सकते। और दैहिक का मतलब होता है कि जैसे चाहे हम वस्त्र पहन सकते हैं, जैसे चाहे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 21 है और इसी में 21 क जोड़ दिया गया। अभी एक कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, मूवी जिसका नाम था मैडम गीता रानी। उस गीता रानी मूवी को देखेंगे, उसमें पुलिस के लोग जो भी हैं, फोर्स के लोग घर जाते हैं गार्जियन के, और वो लोग बोलते हैं कि मैडम गीता रानी आपके प्रति कंप्लेन की है, आप अपने बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं। वो घर वाले बता रहे हैं दोस्त, घर वाले बता रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक कुछ दिक्कत थी जिसके कारण वह काम कर रहा है। तब उनको समझा रहे हैं वो लोग कि देखिए अब वह जमाना चला गया, अब प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। आप माँ बाप भले हैं बच्चे के, किंतु उसके प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित नहीं कर सकते। कल बच्चा विद्यालय जाना चाहिए, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट करेंगे। तो अगले दिन देखिएगा मूवी में पूरा विद्यालय ही भर जाता है, गार्जियन सभी बच्चों को लेकर के कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं दोस्त। तब बस हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 क्या है। इस कारण से इस अनुच्छेद से हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब अभी इसका एक अनुच्छेद 51 क जो बचा है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इसी में हम लोग देखते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए कि अनुच्छेद 51 का फर्स्ट जोड़ा गया था। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये 51 है क्या, अनुच्छेद 51 क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो याद रखेंगे कि इसमें एक अनुच्छेद है 51, और यह अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा या बनाए रखने का प्रयास करेगा। 51 क्या है, तो राज्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं
समृद्धि को बनाने का अब देखिए दोस्त, अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कई दोस्त कहते हैं कि अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, लेकिन 51 क क्या है? तो यहां पर एक और संविधान संशोधन हुआ, उसे हम लोग 42वां के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए, शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद यह है, लेकिन इससे संबंधित यह है, इस कारण से इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1976 में दोस्त। 1976 में हुआ क्या कि इस अनुच्छेद जो 51 है, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 में क जोड़ दिया गया। इस क में क्या लिखा गया? तो इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्य का। अब देखिए, मौलिक अधिकार तो हमें मिल गए कि हमें मिलना क्या चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए यह भी तो जरूरी है। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 क जोड़ दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो तब आप लोग बताएंगे पूर्व सोवियत संघ। कहां से बताएंगे? पूर्व सोवियत संघ। यह पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया था और इस संशोधन के तहत इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। कितने कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था। अब देखिए, बच्चों को अधिकार तो दे दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा उनकी क्या है? अनिवार्य एवं निःशुल्क है, जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किंतु अब समस्या यह है कि गार्जियन के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, भारतीय नागरिकों के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो टेट 2011 का क्वेश्चन आया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्त? तो दिमाग में रखेंगे। तब पुनः अब इस 42वां के तहत उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 51 क का फर्स्ट जोड़ दिया गया और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? तो यह मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत राज्य के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु रखने वाले बच्चों को किसी तरह मोटिवेट करके हम प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी कि हम सबको, जो भी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और वो प्राथमिक शिक्षा लेने से मुकर रहे हैं, विद्यालय किसी कारण से नहीं जा रहे, तो हम जिस तरह से भी हो उन बच्चों को मोटिवेट करके विद्यालय तक भेजने का प्रयास करेंगे। तो यह था 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्त। तो यह अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे कि अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 क क्या है, अनुच्छेद 51 क का फर्स्ट क्या है। इसके तहत क्या किया गया? इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य। यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तब प्रत्येक नागरिक लिख लेंगे, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा
प्रदान कराने का प्रयास करेगा। यह हम लोगों का अनुच्छेद 51 रहा। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तब हम अगले आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्त अगला अनुच्छेद देखेंगे। अभी 21 से भी हम लोग चर्चा किए हैं। इसी क्रम में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 24। यह भी टेट में पूछा गया अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तब बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। उसके बाद भारत के में भी बाल अधिकार की घोषणा की गई, जिसमें बच्चों को 14 अधिकार का उल्लेख मिलता है कि बच्चों को 14 अधिकार दिए गए। तो उस अधिकार में एक अधिकार आता है कि बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व किसी भी जोखिमपूर्ण या कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। तो यह 24 देखेंगे कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के 14 वर्ष की आयु रखने वाले किसी भी बच्चे को, नोट कर लेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कल कारखानों या किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, यह अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कल कारखाने या किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, यानी उन्हें कभी भी कल कारखानों में उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 और इसका उल्लेख किसके अंतर्गत, यानी कि जो बाल अधिकार की घोषणा हुई, तब बाल अधिकार में भी संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार द्वारा जो बाल अधिकार की घोषणा की गई, तो उसमें भी इसका उल्लेख है कि किसी बच्चे से हम लोग वर्क या काम नहीं करा सकते हैं, वर्क नहीं ले सकते हैं जब तक कि वह 14 वर्ष से अधिक का न हो जाए। अब शिक्षा के क्रम में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेदों में देखें दोस्त, तो शिक्षा से संबंधित अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या है? अनुच्छेद 28 ये जो भी हम लोग शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इसका एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद हमारे शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब देखिए 28 कहता है कि किसी भी राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु यदि वह शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु प्रार्थना सभा में किसी बच्चे को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 28 कहता है। इस पर आप लोग नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु अब देखिए, किंतु ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा
दी जा सकती है, किंतु किसी बच्चे को प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर? अनुच्छेद यही कहता है, अनुच्छेद 28 यही कहता है कि राज्य द्वारा पोषित, जैसे कोई भी शिक्षण संस्थान हो तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि वह संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जिस तरह से मदरसा आप देखे होंगे, मदरसा इसका जीता जागता उदाहरण है मदरसा। तो मदरसा में देखेंगे कि मदरसा में हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे पढ़ते हैं, किंतु मदरसा में जो प्रेयर होता है, यदि कोई हिंदू वर्ग का लड़का है और उस असेंबली में शामिल होने से मना करता है तो उसे किसी भी अध्यापक द्वारा या उस संस्था द्वारा यह प्रेरित या उसको प्रेस नहीं किया जा सकता है कि नहीं आप असेंबली में शामिल हो। तो ट्रस्ट द्वारा संचालित, जैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान चलते हैं तो उनमें धार्मिक शिक्षा, ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किंतु उसमें किसी बच्चे को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इसका अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29। हम लोग अगले अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे जो शिक्षा से संबंधित है। तब मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार आपको दिया गया, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। यह क्या है पहले हम लोग देख ले। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। आज हम लोग केवल उन्हीं अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे जो अनुच्छेद आपके शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे 29 से लेकर के कितने तक, 30 तक इसका उल्लेख है। अब ये अनुच्छेद है क्या? तो सीधे जानेंगे कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक से सुरक्षा का अधिकार है। यह अल्पसंख्यक, इसमें शब्द आता है अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को से सुरक्षा का अधिकार है। दोस्त देखिए कितनी अच्छी बात है, इसमें दो शब्द दिया है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक से तात्पर्य होता है भारत भूभाग में या किसी भी राज्य के संपूर्ण भूभाग की जो भी जनता है, उस जनता से 50% से कम यदि किसी वर्ग की जनसंख्या हो तो उसको अल्पसंख्यक वर्ग में रखते हैं। जैसे भारत में ईसाई वर्ग के लोग क्या है? अल्पसंख्यक हैं। अब मुस्लिम वर्ग के लोग क्या है? अल्पसंख्यक है। लेकिन वही जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वर्ग व अल्पसंख्यक नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लिए कौन अल्पसंख्यक हो जाएगा? हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो दिमाग में रखेंगे अल्पसंख्यक का तात्पर्य है जिनकी संख्या अल्प यानी कम हो, बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या ज्यादा हो। तो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से सुरक्षा का यह अधिकार देता है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए जिसमें हमारे शिक्षा एवं संस्कृत की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है और वह हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें कोई उसे लेने से वंचित नहीं कर सकता है, किंतु उसकी हमें जानकारी बस होनी चाहिए। इसमें क्रम में अनुच्छेद 29 पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 29 क्या है। तो अनुच्छेद 29 में 2 अनुच्छेद दिए गए, एक का नाम है अनुच्छेद 1 और एक कहता है अनुच्छेद 2, इसको बोलते हैं, या अनुच्छेद क और अनुच्छेद ख बोलेंगे। इसमें दिया गया कि अल्पसंख्यकों को अपने भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। याद रखेंगे दोस्त कि इसमें यह वर्णित किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को अपने भाषा
एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अब इसको पूरा हम नहीं लिखे, इसमें एक शब्द जोड़ लेंगे आप लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को अपने भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 हमें आदेश देता है। किंतु यह भी तो हो सकता है कि हम अल्पसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक लोग हमें पढ़ने ही न दे, जैसे कि पहले होता था। तो संविधान में इसका भी उल्लेख है। इस अनुच्छेद पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विशेष योगदान था और उनके द्वारा यह कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया जाए, तो उन्होंने उसका पहले ही प्रावधान कर दिया और बताया गया इसमें अनुच्छेद 29(2) इसका कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को या किसी भी व्यक्ति को उसके भाषा, जाति, धर्म, मूल या वंश, ये 5 चीज याद रखेंगे हम लोग। भाषा, जाति, धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता दोस्त। अर्थात किसी भी व्यक्ति को भाषा, जाति, धर्म, मूल, वंश, ये 5 चीज याद रखेंगे कि इन 5 बिंदुओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पर प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते। अर्थात भी कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में भाषा, धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा ग्रहण करेगा और अपना शिक्षण संस्थान हो तो और बेटर है, तो उसका भी प्रावधान किया गया और इसमें एक अनुच्छेद 30 जोड़ा गया और 30 में भी 2 पार्ट कर दिए गए, एक अनुच्छेद 30(1) और एक अनुच्छेद 30(2) कर दिया गया। इसमें आपको शिक्षण संस्थान यानी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने मनपसंद या अपने भाषा और अपने संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान, अब देखिए अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, आप प्लस पोषित करने का अधिकार। देखिए इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय को अपने भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, वह पोषित करने का अधिकार है। यानी उसको आगे बढ़ाने का, उसका जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसको देखने का आपको अधिकार दिया गया। किंतु अब इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अनदेखी न की जाए तो उसके लिए अनुच्छेद 2 जोड़ दिया गया और उसमें यह प्रावधान दिया गया कि राज्य द्वारा जब अनुदान दिया जाएगा तो यह भेदभाव नहीं रखा जाएगा कि कौन सा शिक्षण संस्थान किस वर्ग से या अल्पसंख्यक वर्ग से है या बहुसंख्यक वर्ग से। यानी अनुच्छेद 30(2) कहता है कि राज्य द्वारा अनुदान देते समय अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों से किसी
प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्त। अब इसमें हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं तो उनके लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान है, उनके संस्कृति को बनाए रखने का प्रावधान है। किंतु यह याद रखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं उनको शिक्षण संस्थान खोलने, उसका पोषण करने का अधिकार है और गवर्नमेंट उसमें अनुदान देगी तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रखेगी और कोई अनदेखी किए बिना, किसी प्रकार की अनदेखी किए बिना सबको एक समान अनुदान देगी। किंतु नोट में आप लोग लिख लेंगे कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के विद्यालय होते हैं उसमें कम से कम 50% अन्य वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होता है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों में 50% अन्य बच्चे, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें 50% अन्य बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होता है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो तब हम अगले अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। अभी शुरू में ही आज हम लोग चर्चा किए थे अनुच्छेद 45 पर। तो अनुच्छेद 45 में तो यह प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ लिया गया, लेकिन उसे 86वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया और इसे बोला जाता है अनुच्छेद 45 क। और यह 45 क क्या है? तो सीधी सीधी बात है कि जब बच्चा बढ़ेगा तभी पढ़ेगा। दोस्त एक लाइन में याद रखिएगा कि जब बच्चा बढ़ेगा तभी पढ़ेगा आमोद सर। यदि बच्चा बढ़ेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कहां से? तब इसमें गवर्नमेंट प्रावधान की कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं पोषण राज्य का दायित्व दिया गया। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल व पोषण। अब देखिए राज्य का यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसमें 6 से 6 वर्ष। अब जो अभी हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़े हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष पढ़े हैं, लेकिन 6 वर्ष से पहले जैसे कि आंगनबाड़ी का दौरिया ही ले ले, इसी से जो कार्यक्रम चलाया जाता है वह कहां से चलाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 45 क के तहत चलाया जाता है और इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं तब बच्चों की देखभाल व पोषण राज्य का उत्तरदायित्व है। राज्य का उत्तरदायित्व घोषित किया गया। तो यह हम अपने दिमाग में रखेंगे। इसी क्रम में एक अनुच्छेद और आता है जिसे हम लोग अनुच्छेद 46 के नाम से जानते हैं। अब इस 46 में क्या प्रावधान है? तो इसमें कहा गया SC ST और OBC, SC ST और OBC। तो SC ST OBC के जो भी बच्चे हैं यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं तो उनके शिक्षा के प्रावधान की व्यवस्था की गई और इनमें SC ST OBC के जो सामाजिक व आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं इनके शिक्षा का प्रावधान है और शिक्षा के प्रावधान में आर्थिक अनुदान राज्य का उत्तरदायित्व तो दिया गया कि उनको आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जैसे BR अंबेडकर शिक्षण संस्थान या BR अंबेडकर कोचिंग जो खुली है लखनऊ में, जिसमें
ISPCS लेवल तक के बच्चों को अनिवार्य ISPCS लेवल तक के बच्चों को जो ट्यूशन कराया जाता है वह बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। तो यह किसके तहत? उसका पोषण, उसका खर्च गवर्नमेंट वहन करती है। तो यह नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया कि SC ST OBC के जो भी बच्चे हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आर्थिक अनुदान यानी कि सीधे कह सकते हैं आपकी छात्रवृत्ति, क्या कह सकते हैं? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो छात्रवृत्ति अनुच्छेद 46 से मिलती है। निःशुल्क कोचिंगों का प्रावधान किया गया है, वह किस अनुच्छेद के तहत राज्य उसका प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 46 से करती है। वास्तव में देखा जाए दोस्त तो संविधान में हमारे शिक्षा के लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है। आज हम लोग BEd BTC करते हैं और उसमें जो फीस रिफंडेबल होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हमारा संविधान है, हमारा आर्टिकल 46 है दोस्त। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी बात आती है कि कई बार क्वेश्चन संविधान से शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो यह भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है दोस्त, राजभाषाओं का उल्लेख है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और खास तौर यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो दोस्त तो यह अनुच्छेद बहुत ही कारगर है। प्रत्येक शब्द देखिए पूछा गया क्वेश्चन है राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। अभी CTET का क्वेश्चन आया था कि कुल कितनी राजभाषाएं हैं वर्तमान में, कुल कितनी राजभाषा है? तो वर्तमान में CTET में संस्कृत का क्वेश्चन था कि वर्तमान में, यहां पर जोड़ लेंगे वर्तमान में कुल कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान लागू होने के समय कुल राजभाषा कितनी थी? कुल राजभाषाएं कितनी थी? तो 14। अब देखिए संविधान जब लागू हुआ था 14 राजभाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कुल कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है? 22। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इस अनुसूची में किस अनुच्छेद से राजभाषाओं का उल्लेख है तो यहां पर रखेंगे कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख है दोस्त। अब इसमें 343 से 339 तक क्या क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, किंतु यहां पर जो अभी आप लोग लिखे हैं कि इस समय वर्तमान में 22 है, आज संविधान लागू होने के समय 14 थी, तो सबसे अंत में अभी 86वां पढ़े हैं 93वां संविधान संशोधन किया गया था। 93वां संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो याद रखेंगे कि 4 भाषाओं में एक भाषा का थी मैथिली, एक भाषा थी संथाली, एक भाषा थी डोंगरी और एक थी बोडो। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई और इनको लेकर के वर्तमान में इस समय टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रत्येक से एक क्वेश्चन बनता है दोस्त। यह अनुच्छेद आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 43 से लेकर के 51 तक। इसमें बहुत कुछ प्रावधान है। अभी एक दिन हम लोग केवल राजभाषा पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन शार्ट में आप जानेंगे। इससे पहला क्वेश्चन यूपी टेट का बना कि 343 क्या है। तो 343 याद रखेंगे कि इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और
इसी के तहत हमारी लिपि जो मानी गई, हिंदी की लिपि मानी गई, वह क्या मानी गई? देवनागरी। देवनागरी लिपि। यानी कि जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। लेकिन संख्याएं जो इसमें प्रयोग करने का आदेश दिया गया वह अर्बन दिया गया था। इसमें अनुच्छेद 1 आता है, अनुच्छेद 343 क। तो क में किसका प्रावधान है? तो क में प्रावधान है संस्कृत का। किसका प्रावधान है? संस्कृत का। सीटेट का यह क्वेश्चन हुबहू था कि 343 क क्या है दोस्तों? 343 में हिंदी का उल्लेख है और 343 क में किसका उल्लेख है? संस्कृत का। अभी हम लोग जब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु कार्यकारी भाषा हमारी क्या है? इंग्लिश है। उसका कारण भी बताएंगे। उसका कारण था कि जो भी वेस्टर्न राज्य थे, पश्चिमी राज्य थे, तब पश्चिमी राज्यों द्वारा यह विरोध जाहिर किया गया कि हमें हिंदी नहीं आती है, उस कंडीशन में हम कैसे हिंदी में अपना कामकाज करेंगे। तो उसमें यह भी प्रावधान दिया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के तक आप चाहें तो अपने कामकाज की भाषा अंग्रेजी को रख सकते हैं। तो अभी उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर बस जानिएगा कि जो सीटेट का क्वेश्चन था कि 343 क क्या है, तो वह संस्कृत है। 343 क्या है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी के तहत राजभाषा की लिपि क्या मानी गई? देवनागरी मानी गई। इसमें एक अनुच्छेद आप और याद रखेंगे, अनुच्छेद 350 क क्या है? यह बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। 350 क यह कहता है प्रत्येक राज्य तथा राज्य के पदाधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में प्रदान कराई जाए। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? यह अनुच्छेद कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में, ऐसे लिख लेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में। यानी कि प्रत्येक राज्य तथा राज्य के पदाधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा को उनके मातृभाषा में सुलभ कराने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 343, 343 को और 350 को याद रखेंगे। यदि कोई पूछे कि 8वीं अनुसूची के तहत राजभाषाओं का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है, तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख किसके तहत है? तो यह आप सीधे कहेंगे कि 8वीं अनुसूची के तहत। राजभाषाओं का उल्लेख किसके तहत है? तो 8वीं अनुसूची के तहत। इसमें कुल राजभाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान लागू होने के समय 14 थी, 4 इसमें जोड़ दी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। हमें विश्वास है कि इससे आप लोगों के आगामी एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंसेंगे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।